हाय गाइस, जयपाल स्टडी पॉइंट में आप सबको स्वागत है। और आज मैं बता रहा हूँ क्लास 10th के इम्पोर्टेंट फार्मूला जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और अंत तक नहीं देखिएगा तो बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये फार्मूला आपको इतना कवर करा दे रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा यह फार्मूला आपको ज़रूरी पड़ेगा। इस फार्मूला का यूज भी है। तो आते हैं हम लोग फार्मूला कवर करते। हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो हम लोग ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर अर्थात भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है भाग एल्गोरिथम का फार्मूला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, पी बाई क्यू में यदि 2 जो है 2 के पावर m और इंटू 5 के पावर n के रूप में यदि रहेगा तो वह संख्या प्रमेय कहलाता है। और आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि यदि पता है बिना भाग दिए हुए कि कौन प्रमेय संख्या है कौन अप्रमेय संख्या है, तो उसमें आप कीजिएगा क्या कि q का फैक्टराइजेशन कीजिएगा। q का फैक्टराइजेशन करके उसमें 2 और 5 के सिवा यदि कोई भी नंबर आएगा तो वह अप्रमेय कहलाएगा। इससे आसान तरीका कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। और यदि मान लीजिए यहाँ पे हम लोग दो संख्याओं का गुणनफल रखेंगे, मान लीजिए एचसीएफ निकालेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई में है तो ये इधर आ जाएगा डिवाइड में। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका कि एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटा एलसीएम। उसी प्रकार से मान लीजिए फिर यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो एचसीएफ यहाँ आएगा, इसका मल्टीप्लाई में डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आएगा, सॉरी डिवाइड से मल्टीप्लाई में आएगा और मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाता है। तो यहाँ पे एक कंडीशन आपको बनेगा कि ये यहाँ पे ये फार्मूला एक तो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए इसी में हम लोग दो संख्याओं में पहली एक संख्या पता होगा तो दूसरी संख्या निकालने के आएंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब बाई क्या करेंगे दूसरी संख्या। ठीक है, उस प्रकार से दूसरी संख्या निकालना तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बटा दूसरी संख्या पहली संख्या करेंगे। ठीक है, पहली संख्या कर देंगे। और आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। तो 8 नंबर में है, देखिए 8 नंबर में होगा, 8 नंबर जो है उसमें देखिए 8 नंबर में आ जाएगा आपको कि एक घातीय बहुपद का विस्तृत रूप ज़्यादा व्यापक रूप आता है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 होता है, जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसी में आपको कहेगा कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बताइए तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ए इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में होगा कि त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो त्रिघातीय बहुपद का व्यापक होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू 0। हम नोट में एक लिखे हैं, ये तो जल्दी आपको कोई बुक में भी नहीं मिलेगा। नोट में लिखे हैं कि जिस बहुपद का जितना घात होगा उतना ही उसका शून्यक होता है। जिस बहुपद का घात जितना होगा, मान लीजिए एक घात है तो शून्यक एक ही होगा, एक घात तो शून्यक एक होगा तो उसका हल एक होगा, 2 घात होगा तो 2 होगा और 3 घात होगा तो 3 उसका हल होगा, 4 होगा तो 4 को हल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, वह बहुपद से है। तो बहुपद में देखिए बहुपद के शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा जो होता है वह अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। जैसे देखिए द्विघात बहुपद आपको रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे ए का बी का सी का वैल्यू रहेगा। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है कि बहुपद के शून्यकों का गुणनफल द्विघात बहुपद में हम लोग चल रहे हैं तो उसका होगा अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। क्या होगा सी बाई ए। चलिए त्रिघातीय बहुपद में आएंगे हम लोग। तो त्रिघातीय बहुपद में जो आएंगे तो इसमें देखिए इसमें क्या होगा, त्रिघातीय बहुपद में शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस बी बाई ए, और त्रिघातीय बहुपद के शून्यों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है माइनस डी बाई ए। ठीक है, और 2 करके शून्यों का गुणनफल का योग होता है, अर्थात इसको हम लोग पढ़ सकते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा
प्लस अल्फ़ा इंटू गामा। इसका फार्मूला होता है आपको कि माइनस डी सॉरी सी बाई ए होता है। क्या होता है? सी बाई ए होता है, सी बाई ए होता है। इसी में आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट में आएंगे तो नेक्स्ट इसमें है कि द्विघात बहुपद यदि लिखना रहेगा तो के एक्स स्क्वायर, ठीक है, के जहाँ पे कांस्टेंट होगा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। नेक्स्ट यदि आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग आते हैं 18 नंबर पे। देखिए यदि द्विघात बहुपद समीकरण रहेगा a1 x प्लस b1 y प्लस c1, पहला समीकरण इक्वेशन फर्स्ट ये रहेगा, और सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2। आपको यहाँ पे ax प्लस bx प्लस cy भी रह सकता है, यहाँ पे d e और f भी रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह का यदि होगा तो इससे 3 कंडीशन बनता है कि अद्वितीय हल कब होगा। अद्वितीय हल होगा तो समीकरण कैसा होगा, तो विरोधी होगा, और उस कंडीशन में a बाई ई इक्वल टू b बाई बी, अर्थात a1 बाई a2 बटा b1 बाई b2, अर्थात इसका फर्स्ट इक्वेशन का पहला बटा दूसरा, सेकेंड इक्वेशन का पहला बटा दूसरा, ये दोनों नहीं इक्वल होगा, इक्वल टू नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, तो वह समीकरण निकाय क्या होगा? अविरोधी होगा। और अविरोधी होगा तो उसका हल क्या होगा? केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। और उस समीकरण का जब एक हल होगा तो वह कैसा समीकरण होगा? प्रतिच्छेदी होगा। उसका ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ उसका प्रतिच्छेदी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसी तरह से हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसमें कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो समीकरण क्या होगा? विरोधी या असंगत उसका होगा, ठीक है, या असंगत होगा। और उसका ग्राफ खींचेंगे तो संपाती ग्राफ खिंचाएगा, सॉरी समानांतर खिंचाएगा। कैसा? समानांतर खिंचाएगा, और वो होगा a1 बाई a2 बटा b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, सॉरी फार्मूला पे। तो अनंत हल कब होता है? जब टोटल इक्वल होगा, टोटल बराबर होगा, तो और उसका संपाती होता है ग्राफ, ठीक है। हल कैसा होगा? अनंत होगा। देखिए विवेचक या विविधकर निकालेंगे, अर्थात d इक्वल टू बी स्क्वायर बाई माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और जहाँ पे देखिए इससे भी कंडीशन बनता है, यदि मूल वास्तविक होंगे तो d जो है बड़ा होगा या बराबर हो सकता है किसका? 0 के। तो मूल वास्तविक होगा और समान हल होंगे, और d इक्वल टू बराबर होगा तो मूल कैसा होगा? वास्तविक और समान हल होगा। और मूल वास्तविक नहीं होगा तो d जो होगा 0 से छोटा होगा, अर्थात d जो है वह निगेटिव में होगा, माइनस में हो सकता है, -3 -2 कुछ भी हो सकता है निगेटिव में। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। तो समांतर होंगे, यदि कोई भी दिया गया पद समांतर है या नहीं, तो उसमें a1 a2 a3 a4 a5 इस तरह से an तक रहेगा, तो वह समानांतर में होने की चांस है, हो सकता है। और उसमें देखिए d निकालने के लिए हम लोग d निकालेंगे सारवंतर जिसको बोलते हैं। तो a2 में से a1 को घटाते हैं, फिर a1 को घटाएंगे, फिर a3 में से a2 घटाएंगे, ठीक है। इसी तरह से करते जाएंगे तो वह पता चल जाएगा, अर्थात d सबका सेम आ जाएगा तो वह समानांतर में होगा। यदि कोई समानांतर का व्यापक रूप क्या होता है, अर्थात पहला a होगा, फिर a प्लस d होगा, फिर a प्लस 2d होगा। अर्थात ये आया कैसे? देखिए a में हम लोग d जोड़ते हैं, फिर e प्राप्त हुआ, इसमें d जोड़े, e जो प्राप्त होगा उसमें d जोड़ेंगे तो 1d 2d हो जाएगा। उस तरह से करते करते हम लोग इस तरह से जाते हैं इसमें, ठीक है। ऐसा वीडियो ही नहीं जल्दी मिल पाएगा, पूरा का पूरा देखिए और कमेंट कीजिए कैसा लगा, ठीक है। देखिए जहाँ पदांतर d होगा सारवंतर, tn का फॉर्मूला होता है, tn निकालने का होता है nवा पद निकालने का, tn बराबर nवा पद होगा, तो tn निकालने के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, समानांतर श्रेणी का है। ऐसे न था पदों के कुल योग निकालने के लिए हम लोग करते हैं तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। नेक्स्ट को पे आते हैं हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्वेश्चन बहुत आएगा, ज़्यादा आने की संभावना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा, ज़्यादा बनेगा भी क्वेश्चन, जब तक फार्मूला आपको मैथ में याद नहीं है तब तक क्वेश्चन नहीं बन सकता है, ठीक है। चलिए
SN तो बता दिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बहुतों को देखते हैं ऐसे भी लिखता है, ये भी सही होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिख देते हैं हम, ठीक है। लिखता है बहुतों लोग x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस रूट में ही रहेगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये पूरा का, ठीक है। ये भी होता है फॉर्मूला। आते हैं नेक्स्ट पे आते हैं तो नेक्स्ट होता है दो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी और एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर। और दो अनुपात, यदि कोई भी दो अनुपात में विभाजित हम लोग करेंगे तो देखिए m1 इंटू x2 प्लस n इंटू x1, या बहुतों जगह आप देखिएगा लिखा हुआ ऐसा भी लिखा हुआ आता है, ऐसा भी रहेगा लिखा हुआ कि m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1। देखिए m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 और बटा x1 बटा में m1 प्लस m2 भी रहता है, ये भी रहता है फॉर्मूला, ठीक है। हम यहाँ पे m2 के जगह पे n लिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, ये तो x के लिए हो गया, ये x के लिए, y के लिए निकालेंगे तो वही m1 इंटू x2 प्लस n इंटू y1, ठीक है, बटा में m1 प्लस m2, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे आएंगे तो दो बिंदुओं के मध्य जो दूरी निकालते हैं, मध्य दूरी, तो दो बिंदुओं के मध्य दूरी निकालने के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे x1 प्लस x2 बटा में 2 और y निकालने के लिए y1 प्लस y2 बटा में 2 करते हैं। नेक्स्ट आता है यदि त्रिभुज का में दिया हुआ है त्रिभुज का निर्देशांक जैसे x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है, तो वहाँ पे देखिए केंद्रक हम लोग निकालेंगे तो उसमें x1 प्लस x2 प्लस x3 y3, ये x निकालने के लिए, और y निकालने के लिए y1 प्लस y2 y3 निकाल होता है, ठीक है। इसी में कहेगा आपको कि इसका निकालने के लिए आपको क्षेत्रफल त्रिभुज का निकालने के लिए कहेगा तो यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई होगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC रहेगा तो 1/2 इंटू, देखिए ये इसका x1 लेंगे तो इसका y2 और इसका y घटाएंगे, फिर x का x लेंगे तो इसका y और इसका y घटाएंगे, फिर इसका x लेंगे तो इसका y और इसका y घटाएंगे। देखिए सेम कंडीशन हम अप्लाई किए हैं, फॉर्मूला देखिएगा समझ में आ जाएगा। देखिए x1 लिए हैं, देखिए y2 और माइनस y3, ये y2 और ये y3 घटाए हैं, फिर देखिए ये x2 लिए हैं, यहाँ पे प्लस में x2 लिए हैं तो ये y3 और ये y1 घटाए हैं, फिर देखिए यहाँ पे देखिए x3 लिए हैं, ये x3 लिए हैं, ये वाला देखिए x3 लिए हैं, ये x3 लिए हैं तो ये y1 और ये y2 घटाए हैं। इसको सॉल्व करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल। चलिए वीडियो बहुत ही अच्छा था, आप लोग कमेंट में बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि नए हैं तो।